हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसका पार्ट 1 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के अलावा अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। देखिए, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, प्रत्युत्पन्न मति इसका अर्थ होता है अति शीघ्र सोचने समझने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द इनमें से आपको बताना है कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिंग की बात कर लेते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह इसका शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको लिंग कहा जाता है। और लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो 2 प्रकार के हिंदी में लिंग होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो हम स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? देखिए, जितने भी आकारांत शब्द होते हैं, जितने भी आकारांत शब्द होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि आकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आ से आ की मात्रा जिनके एंड में आती है, यानी कि जैसे लता आपका, रमा हो गया, ममता हो गया, इसके अलावा आपका तृष्णा हो गया। तो ये भी आपका आकारांत शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाएगा। तो आकारांत शब्द जो होते हैं ये प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, आकारांत, ईकारांत, इसके अलावा ईकारांत ये तो हम लगा लेते हैं, लेकिन ये कारांत होता क्या है ये भी आपको पता रहना बहुत जरूरी है। आ, ई, ऊ तो हम लगा लेंगे, लेकिन कारांत का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी वर्ण से जब हमारा कोई शब्द खत्म होता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी वर्ण से जब हमारा कोई शब्द खत्म होता है तो उस वर्ण का वो कारांत कहलाता है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। तो आकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आपका लता, रमा, ममता, तृष्णा, ये सब। क्योंकि देखिए, एंड में सबकी आ की मात्रा आ रही है ना, तो ये आपके कौन कौन ये आकारांत शब्द होते हैं जो कि प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा बात करें ईकारांत शब्द की, ईकारांत शब्द भी आपके प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे कि इकारांत शब्द कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे कि रीति हो गया, देखिए छोटी ई की मात्रा लग रही है ना इसमें, रीति। इसके अलावा तिथि, और आपका रीति हो गया, तिथि हो गया, तो ये शब्द। इसके अलावा आपका हानि हो गया। तो ये आपके कौन से शब्द होते हैं? एकारांत शब्द होते हैं जो कि प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। इसके अलावा ईकारांत शब्द भी आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। ईकारांत शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि नदी, देखिए यहाँ पे बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लग रही है ना, नदी। इसके अलावा आपकी रोटी, टोपी, ये सभी आपके क्या होते हैं? ईकारांत शब्द होते हैं जो कि प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। इसके अलावा देखिए, आई, ईया,
आवट, आहट, ता, ईमा, प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं ना वो भी आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। आई, इया, आवट, आहट, ता और ईमा प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो कैसे कैसे कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा आप खाका माइंड में रखिए तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए आई, इया, आवट, आहट, ता और ईमा प्रत्यय वाले प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय जो शब्दों के एंड में लगते हैं, यानी कि किसी भी शब्द के एंड में जब आई, इया, आवट, आहट, ता या ईमा ऐड होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, तो वो क्या होते हैं? तो वो प्रत्यय होते हैं, यानी कि ये सब प्रत्यय वाले शब्द भी आपके स्त्रीलिंग ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए अभ्र की बात करें तो ये पर्यायवाची होता है आकाश का, व्योम भी होता है, अनंत भी होता है, लेकिन जो द्वग होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, इसके अलावा होता है आपका आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र और तारापथ तारापथ। तो ये सभी जो पर्यायवाची शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आकाश के। आप नोट कर लीजिएगा। देखिए आप एक एक क्वेश्चन जो है हिंदी में उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपको आकाश के एक भी पर्यायवाची शब्द, इनमें से सभी पर्यायवाची शब्द आएंगे, अगर आयोग आपसे किसी भी तरीके से पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा तो आप करेक्ट करके आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ लिया है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर आपको पता है कि अभ्र, व्योम और अनंत ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं लेकिन द्वग नहीं है, तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। देखिए इनमें से ध्यान पूर्वक क्या है वो बताना है, कौन सा अव्यय है ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि कोई विकार नहीं आता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक जो शब्द है इसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण कोई भी विकार नहीं आ रहा है, तो आपका ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। और क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया को बताते हैं, क्रिया बतलाते हैं, तो उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंची शब्द है। कैंची शब्द कैसा शब्द है ये आपको बताना है। अरबी शब्द है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है या तुर्की है। तो कैंची जो शब्द है वो कैसा शब्द है? ये तुर्की शब्द है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, दारुण शब्द का अर्थ है। दारुण शब्द का देखिए हिंदी में मेन चीज थोड़े पॉइंट आप अगर समझ लेंगे तो हिंदी करेक्ट करके आ सकते हैं। आपके आगामी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके 15 से 20 नंबर की जो है वो हिंदी आती है, क्योंकि फ्रंट में ही आपके 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी के ही होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है।
और साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है आपके अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो आप सभी लोग, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे तभी अगर आपको ये पसंद आता है तो तभी आगे कंटिन्यू ये सेशन हम करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट में जरूर देखूंगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दारुण शब्द का अर्थ है। दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है? भयंकर। दारुण का अर्थ होता है भयंकर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। देखिए संधि विग्रह, एक तो होता है आपका संधि और दूसरा होता है संधि विग्रह, यानी कि जो जुड़ा हुआ है उसको अलग करना। तो अन्वय को अगर हम अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा? अनुधन अय। क्या हो जाएगा? अन्वय, अन्वय को अगर हम संधि विग्रह इसका कर दे, संधि विच्छेद कर दे, तो क्या हो जाएगा? अनुधन अय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड। आपको यहाँ पे पूरी डेफिनेशन ही दे दी है, आपको बताना है ये क्या कहलाते हैं। तो जिन लोगों को डेफिनेशन, तभी मैं थोड़ा सा आपको कोई भी पॉइंट आता है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपके माइंड में अगर रहेगा तो आप वहाँ पे करेक्ट करके आएंगे। तो भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अभी मैंने बताया कि शब्द के एंड में क्या जोड़े जाते हैं? प्रत्यय। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो जो शब्दों के एंड में जुड़कर शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यय। प्रत्यय जी, इसके हम संधि विग्रह करें तो क्या होता है? प्रति धन अय, यानी कि प्रति और अय के योग से बना है आपका प्रत्यय। प्रतिधन अय, इसका मतलब क्या होता है? चलने वाला। सॉरी, प्रत्यय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला, साथ पर बाद में। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है चलने वाला, साथ में चलेगा लेकिन बाद में चलेगा, यानी कि एंड में, शब्दों के एंड में लगेगा आपका प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा? पीछे चलना। पीछे चलना, जो शब्द, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, जो भी शब्दांश होते हैं वो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वो आपके क्या होते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों के एंड में जुड़कर वो क्या लाते हैं? विशेषता और परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसे शब्द आपके प्रत्यय होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बात करें हम दयालु की, दयालु एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे दयालु। अब देखिए यहाँ पे दया शब्द जो है, दया शब्द के अंत में क्या जुड़ गया है? आलू जुड़ गया है। दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से इसके अर्थ में विशेषता आ गई है। अतः यहाँ पर आलू जो शब्दांश है, आलू यहाँ पे जो शब्दांश है आपका, वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो दयालु में कौन सा प्रत्यय लगा है? आलू प्रत्यय लगा हुआ है। और देखिए प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने भेद होते हैं पूछा जा सकता है आयु के द्वारा। तो दो भेद होते हैं प्रत्यय के, एक होता है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा होता है आपका कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। तो दो प्रकार के यहाँ पर प्रत्यय होते हैं। तो आपको कैसे प्रत्यय जुड़ता है, कहाँ पे जुड़ता है,
और आपको कैसी इसमें विशेषता आती है, सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अगला देखिएगा, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। देखिए विविध भारती प्रसारण सेवा, इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 1957 में इसकी शुरुआत हुई। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विविध भारती भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के रेडियो चैनल आकाशवाणी की एक प्रमुख प्रसारण सेवा है और भारत में रेडियो के श्रोताओं के बीच ये सर्वाधिक सुनी जाने वाली और बहुत ही लोकप्रिय सेवा है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 3 अक्टूबर 1957 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में इसका प्रसारण केवल 2 केंद्रों, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में इसका प्रसारण जो है केवल 2 केंद्रों में होता था। 2 केंद्र कौन कौन से थे? एक तो था आपका बम्बई केंद्र, दूसरा था मद्रास। तो प्रारंभ में इसका प्रसारण केवल 2 ही केंद्रों बम्बई और मद्रास से होता था। बाद में धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता के चलते आकाशवाणी के और भी केंद्र से इसका प्रसारण होने लगा। आकाशवाणी के और भी केंद्रों से इसका प्रसारण होने लगा विविध भारती प्रसारण सेवा की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, कवयित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये बताना है। कवयित्री महादेवी वर्मा हिंदी की एक जानी मानी लेखिका है, तो इनका जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1907 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इनका जन्म कब हुआ? 26 मार्च 1907 को इनका जन्म कहाँ पर? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। और इनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख कृतियां कौन कौन सी इनकी? कविताएं थी, कहानियां थी, इसके अलावा इन्होंने स्तंभ लेखन भी लिखे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इनके प्रमुख कविता संग्रह की बात करें, कविता संग्रह आयोग द्वारा पूछे जाते हैं अक्सर कविता संग्रह, तो जो मेन लेखक हैं एटलीस्ट उनका तो आप ध्यान में रखिएगा। तो कविता संग्रह की बात करें तो इनका प्रमुख जो कविता संग्रह था वो कौन सा था? एक तो था आपका नीरजा, निहार, दीप शिखा, रश्मि, इसके अलावा सप्तपर्णा, प्रथम आयाम। और इनके हम कहानी संग्रह, ये तो इनके कविता संग्रह हो गए, लेकिन कहानी संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कहानी संग्रह में सोना, घीसा, गौरा, नीलू, इसके अलावा गिल्लू और मेरा परिवार, तो ये इनके कुछ कहानी संग्रह है। वैसे तो काफ़ी इन्होंने कहानियों की रचना की है, लेकिन जो कहानी संग्रह है मेन जो आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। और देखिए महादेवी वर्मा जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस रचना के लिए भी पूछा जा सकता है, तो कौन सी ये रचना है? यामा रचना के लिए इनको कब? वर्ष 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए इसके अलावा कई पुरस्कार और सम्मान भी इनको मिले हैं। वर्ष 1956 की बात करें तो वर्ष 1956 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वर्ष 1988 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण, तो पद्म भूषण मिला इनको वर्ष 1956 में, और वर्ष 1988 में पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। पुरस्कार और सम्मान जरूर ध्यान में रखिए, किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। एक एक पॉइंट आपको इसीलिए यहाँ पे समझाती हूँ मैं, ताकि आपसे आयोग कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पे करेक्ट करके आए। तो एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में यहाँ पे बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। देखिए आलोक जो शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा वो बताना है। तो आलोक का विलोम शब्द होता है, आलोक का मतलब होता है क्या? प्रकाश।
प्रकाश या उजाला जो होता है वो आलोक का मतलब होता है, और इसका जस्ट अपोजिट यानी कि विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा रहस्य की बात जानना, रहस्य की बात जानना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, किस में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, किताब। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, तो वो आपकी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जैसे कि राम और आपका गंगा हो गया, पटना हो गया, तो आपका यहाँ पे रामायण, दिल्ली और यमुना, ये तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन किताब जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि वह किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुशासन शब्द है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुशासन शब्द है वो कैसा शब्द है, वो है आपका यौगिक शब्द। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, दाजू रचना है। दाजू जो रचना है वो किसकी है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, किस लेखक की ये रचना है दाजू जो रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर जोशी। शेखर जोशी की ये रचना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, शेखर जोशी, इनका संबंध किस जनपद से, अल्मोड़ा जनपद से, अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध है। नौरंगी बीमार कहानी संग्रह, ध्यान दीजिएगा, नौरंगी बीमार जो रचना है वो किसकी है, शेखर जोशी। ये एक कहानी संग्रह है नौरंगी बीमार, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये शेखर जोशी की रचना है। और एक पेड़ की याद रचना है इनकी, एक पेड़ की याद। तो एक पेड़ की याद रचना के लिए इनको वर्ष 1987 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सेशन पसंद आ रहा है, आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। आगे हिंदी कल से आपको कंटिन्यूअसली ये सीरीज चाहिए नहीं चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। 20 क्वेश्चन हम आज के सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। कल से 20 क्वेश्चन की सीरीज़ कल से डेली आपके सुबह 10 बजे चलेगी। तो आप सभी लोग हिंदी की इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज तो शाम को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उसके लिए आप सभी से तहे दिल से सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मैं बना नहीं पाती हूँ आपके क्लास को। तो रात को 8 बजे या 8:30 9 बजे तक आपको पूरी कोशिश करती हूँ कि एक क्लास डेली ही मिले, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आपकी तैयारी चलती रहेगी तो आप काफ़ी एक एक दिन आपका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं डेली आपको सेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर 8 बजे आपकी सीरीज़ नहीं आती है तो आप 9 बजे या 9:30 बजे तक भी सीरीज़ के लिए वेट कर सकते हैं। स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो डेली ही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल। और कल से आपको हिंदी भी स्पेशली डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिएगा। अगला देखिएगा, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह है, देखिए वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह शब्द इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निकट या दूर, निकट या फिर दूर,
निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं, या तो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपका कौन कौन से, एक तो आपका वह हो गया, इसके अलावा यह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, यह वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम आपके हो जाएंगे। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है तो आप क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। तो वह यहाँ पे आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिएगा, चमाचम शब्द है। देखिए चमाचम जो शब्द है वो कैसा शब्द है, ये आपका है देशज शब्द। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। तो देखिए मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी तेज है, पढ़ने में तेज है, यह वाक्य आपको बताना है कि यह वाक्य यहाँ पर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यह जो शब्द है ये कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, सरल वाक्य योजक कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य योजक होते हैं आपके और, एवं, तथा, या, अथवा, या फिर आपका इसलिए, अतः, फिर भी यहाँ पर लिखना सभी पॉसिबल नहीं है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। फिर भी के अलावा तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे योजक हो जाएंगे। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों यानी कि ये सारे चीज़ें आपके योजक हैं तो जुड़े हों, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो आपका यह यहाँ पे हो गया क्या, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका दो योजक लगे हुए हैं, देखिए दो या दो से अधिक, दो, एक आपका भी लगा है, दूसरा यह हो गया, तो दो योजक लगे हैं जहां पर वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो देखिए हिंदी जो है इसको राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी को 14 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रखा था गोपाल स्वामी आयंगर ने। तो गोपाल स्वामी आयंगर जो थे, इन्होंने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और प्रथम राजभाषा आयोग के गठन का जो आदेश हुआ था वो कब हुआ था, जून 1955 को यह आदेश जारी किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मोहन ने केला खाया और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है, तो आपको बताना है यह वाक्य कौन सा वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, विधिवाचक ये वाक्य है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।